लास्ट लेक्चर पर हम लोग मिशेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे और बेसिक बातें हम लोगों ने समझ ली थी कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। इसका प्रपोजल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ मिशेल्सन एंड स्टाल ने किया था। टायलर ने भी किया था, लेकिन टायलर का एक्सपेरिमेंट अलग था और मिशेल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट अलग था। तो मिशेल्सन एंड स्टाल के बारे में दो बातें और पढ़ चुके थे कि इन्होंने डीएनए जो ई कोलाई बैक्टीरिया में है उसका रेप्लिकेशन उस मीडियम में कराया था जिसमें N15 और N14 था। N15 हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप था और N14 लाइट नाइट्रोजन आइसोटोप था। तो उसका इस्तेमाल करके इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके सीजियम क्लोराइड मीडियम में और इन्होंने हैवी डीएनए को लाइट डीएनए से अलग करने का तरीका समझाया था। तो क्या किया था उसी एक्सपेरिमेंट से आगे बढ़ना है, ठीक। तो साइड हेडिंग डाल दीजिए, साइड हेडिंग डाल दीजिए मिशेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। मिशेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। जरा देख लीजिए, हुआ यह है कि जैसे मान लेते हैं एक सामान्य डीएनए, मान लेते हैं कोई नॉर्मल डीएनए है और इसमें 5 बेस पेयर हैं। अगर ये नॉर्मल डीएनए है तो इसी नॉर्मल डीएनए की खास बात यह होती है कि इसके दोनों स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड पर भी 14N होगा और इस स्ट्रैंड पर भी 14N होगा। मतलब यह है कि बोथ स्ट्रैंड, अभी लिखिएगा नहीं, हैज लाइट आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। और लाइट आइसोटोप है कौन? 14N है। तो इस पर भी 14N है, इस पर भी 14। ये सामान्य डीएनए है। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए होता है वो ऐसा ही होता है, ठीक है। सामान्य डीएनए लाइट डीएनए ही होता है, इसको लाइट डीएनए भी कहते हैं। अभी एक्सपेरिमेंट नहीं शुरू हुआ है, पहले प्रिपरेशन है। तो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ई कोलाई को मल्टीप्लाई करा लेंगे इन मीडियम कंटेनिंग हैवी आइसोटोप। और हैवी आइसोटोप है कौन सा? वो 15N है। एक सिस्टम ये है कि जिस मीडियम में मल्टीप्लाई कराएंगे जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो उसी मीडियम का बनेगा। जैसे मान लेते हैं अभी भले ही दोनों स्ट्रैंड पर 14N है, लेकिन अभी कल को जब बनेगा इस 14N वाले के बगल में जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो 15N का बनेगा और इसके बगल में भी 15N का बनेगा। एक बार और 15N में मल्टीप्लाई करो, एक बार और 15N में, तो ये कई बार मल्टीप्लाई कराएंगे और तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या ना हो जाएं, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड 15N के ना हो जाएं। ऐसा कोई भी डीएनए जिसके दोनों स्ट्रैंड पर 15N पाया जाएगा उसी को कहेंगे हैवी डीएनए। ये हैवी डीएनए है और इसमें दोनों स्ट्रैंड
हैज 15N या हैवी आइसोटोप। तो पहले ये बनाएंगे हैवी डीएनए वाला, अभी एक्सपेरिमेंट नहीं शुरू किया है, एक्सपेरिमेंट तो इसके बाद स्टार्ट होता है। तो सिर्फ इतना किया है, एक सामान्य डीएनए जिसके दोनों स्ट्रैंड पर 14N था, उस ई कोलाई जिसमें ऐसा डीएनए था उसको मल्टीप्लाई करा दीजिए कई बार। तो जब कई बार मल्टीप्लाई कराओगे तो अंततः ऐसा बन जाएगा जिसके दोनों स्ट्रैंड पर क्या हो, 15N हो। इसको हम कहते हैं हैवी डीएनए, बोथ स्ट्रैंड कंटेन N15 या हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। अब इसके बाद एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे, तो पहले इतना लिख लीजिए। अब उनके पास ऐसा ई कोलाई है जिसके पास हैवी डीएनए है। अब यहाँ से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा और उसके स्टेप्स आप देख लीजिए कि कैसे सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन एक्सप्लेन किया गया था। अब लिखिएगा नहीं, देखिएगा इधर। जैसे मान लेते हैं कि ये एक डीएनए है जिसको हम लोग हैवी डीएनए कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों स्ट्रैंड पर 15N है। अब इसको मल्टीप्लाई कराना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो होगा क्या कि ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। तो अलग कर लेते हैं, ये स्ट्रैंड यहाँ लिख लेते हैं, ये स्ट्रैंड यहाँ लिख लेते हैं। इसके 5 अनपेयर बेस, ये 5 अनपेयर बेस, ठीक है। उसके बाद जिस मीडियम में मल्टीप्लाई कराएंगे उस मीडियम की बात करते हैं। तो अब जो मीडियम है उसमें 14N है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आगे ये तो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसके बगल में जो बनेगा उसमें क्या होगा, 14N होगा। तो बना लेते हैं, ये दोनों वैसे ही लिख दिया, इसमें भी 15N और इसमें भी 15N। अब ये इधर की तरफ नया बन गया, ये इधर की तरफ नया बन गया और ये बेस पेयरिंग हो गई, ठीक है। जो नया बना है वो कौन सा है, वो 14N का है। अब ध्यान सुनिएगा, ऐसा कोई भी डीएनए जिसमें एक स्ट्रैंड नया हो एक स्ट्रैंड पुराना हो उसको सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। और इसकी खास बात यह है कि इस डीएनए को कहा जाता है हाइब्रिड डीएनए। हाइब्रिड डीएनए का मतलब ये होता है कि एक स्ट्रैंड किसका होगा, 14N का, और एक स्ट्रैंड किसका होगा, तो कहोगे 15N का, ठीक है। और जिसमें दोनों बोथ स्ट्रैंड किसके हैं, 15N के। तो दोनों 15N के हैं तो हैवी कह दोगे, एक हैवी है और एक लाइट है तो क्या कह दोगे, हाइब्रिड कह दोगे। कल को ये दोनों भी तो रेप्लिकेशन करेंगे। अभी एक डीएनए से 2 डीएनए बनाए हो, अब मान लो एक बार और रेप्लिकेशन कर लिया जाए, एक बार और रेप्लिकेशन किया जाए और मीडियम अभी भी 14N ही दिया जाए, तो मीडियम अगर 14N दोगे तो होगा क्या, जरा देखो। ये दोनों अलग हो जाएंगे, ये दोनों अलग हो जाएंगे। पहले इनको अलग लिख लेते हैं। ये वाला स्ट्रैंड हमने यहां लिख लिया, ये वाला येलो वाला यहां लिख लिया, ये वाला येलो वाला यहां लिख लिया और ये ग्रीन वाला यहां लिख लिया। ये चारों अलग लिख लिए। और ये कौन सा है, तो ये है
15n का, और ये भी क्या है 15n का। बाकी सब ये क्या है, ये 14n का है और ये भी 14n का है। देखिए ध्यान से, 2 डीएनए हैं तो 4 स्ट्रैंड हमने अलग अलग लिख दिए हैं। अब मीडियम कौन सा है, 14n का है, तो नया बनेगा कौन सा, 14n का बनेगा, तो नया 14n का बना लेते हैं। इसके बगल में बन जाएगा, इसके बगल में जो नया बनेगा वो कौन सा होगा, 14n का। इसके बगल में भी जो नया बनेगा वो भी क्या होगा, 14n का। इसके बगल में जो बनेगा वो भी क्या होगा, 14n का। और इसके बगल में जो बनेगा वो भी क्या होगा, 14n का। 2 डीएनए से 4 डीएनए बन गए। ऐसा कोई भी डीएनए जिसमें एक 15n हो एक 14n हो, इसको क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया कि ये क्या है, हाइब्रिड। लेकिन यहाँ देखो क्या हुआ है, यहाँ एक पहले से 14n था और नया भी क्या बना, 14n बना। ऐसा जिसमें दोनों स्ट्रैंड 14n के होते हैं, इसको कहते हैं लाइट डीएनए, क्योंकि बोथ स्ट्रैंड क्या है, तो कहोगे 14n के हैं। ये भी क्या है, लाइट डीएनए। और ये क्या है, हाइब्रिड डीएनए। तो ये बताओ यहां कितना डीएनए था, 1 डीएनए था। यहां कितने हैं, 2 डीएनए हैं। और यहां कितने हैं, 4 डीएनए। एक और बात, जब ये 1 था, जब ये 1 डीएनए था तो 1 में 1 ही क्या था, एक में 1 ही क्या था, हैवी डीएनए था। जब ये 2 डीएनए तो हाल बताओ क्या है, 2 डीएनए हैं और दोनों के दोनों डीएनए क्या हैं, हाइब्रिड हैं। 2 हैं और दोनों क्या हैं, हाइब्रिड हैं। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ 4 हैं, उसमें से 2 क्या हैं, 4 में 2 क्या हैं, हाइब्रिड, और 2 क्या हैं, तो 4 में 2 क्या हैं, हाइब्रिड, और 2 क्या हैं, लाइट। अच्छा हैवी, यहाँ यहाँ कितने कितने लाइट हैं, तो 0 क्या है, लाइट, और 0 क्या है, हैवी। अच्छा यहाँ कितने हैवी हैं, 0 ही हैं। ध्यान से सुनिएगा, परसेंटेज बताओ। अगर हम परसेंटेज देखें तो यहाँ हैवी डीएनए 100% है, एक है, एक ही हैवी डीएनए है शुरुआत में। यहाँ क्या है, 50% के आसपास क्या है, 85% है हाइब्रिड, और 0% क्या, 0% लाइट। अच्छा यहाँ देखो, पक्का यहाँ 50% नहीं, यहाँ 100% है। यहाँ क्या है, 100% क्या है, हाइब्रिड, और 0% क्या है, लाइट। अच्छा यहाँ 4 में से 2 हाइब्रिड 2 लाइट, तो 50% और 50%। अभी लिखना नहीं, लिखने का टाइम देंगे। अब आप समझिए, देखिए पहला डीएनए तो हाइब्रिड डीएनए था ही, बाद में बने 2 डीएनए, दोनों हाइब्रिड हो गए, मतलब 100% हाइब्रिड। बाद में बने 4 डीएनए, अभी भी 2 हाइब्रिड हैं, 2 लाइट आ गए हैं, मतलब 50% हाइब्रिड 50% लाइट। अभी आगे बढ़ाएंगे, अगर आगे बढ़ा देंगे, आगे बढ़ा नए तरीके से लिख लेते हैं। जरा देखिए, पहले 1 डीएनए था, फिर क्या हो गए 2 डीएनए, फिर क्या हो गए
4 डीएनए और फिर क्या हो गए 8 डीएनए, फिर क्या हो गए 16 डीएनए। ठीक है, बस आपको बताना ये है इसमें कौन कितना होगा। तो ये एक डीएनए है वो एक ही क्या है हैवी। यहां मीडियम कौन सा लिए 14N लिए, तो 2 बन गए और 2 के दोनों क्या हो गए हाइब्रिड हो गए। यहां फिर मीडियम कौन सा लिए वही 14N ही लिए, तो 2 क्या हो गए हाइब्रिड और 2 क्या हो गए लाइट। फिर यहां मीडियम वही 14N ही लिए, तो 2 क्या रहेंगे और 6 क्या हो जाएंगे लाइट। फिर यहां मीडियम 14N ही रखेंगे, 2 रहेंगे क्या हाइब्रिड और 14 क्या लाइट। अच्छा एक और बात, यहां 0 क्या है हैवी, यहां भी 0 क्या है हैवी और यहां भी 0 क्या है हैवी। परसेंटेज बता देते हैं, यहां हाइब्रिड 100% है, 2 हैं दोनों हाइब्रिड हैं। यहां हाइब्रिड 50% है। अब देखो यहां 2 में 2 हैं तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया 50%। अब 2 हैं और 6 हैं, तो अगर 8 में से 2 निकालोगे तो कितना आएगा 25%। तो फिर ये क्या हो जाएगा 75%। तो ये बताओ 12.5%, तो ये कितना आएगा 87.5%। बस इतने ही क्वेश्चन यहाँ हैं। 1 डीएनए से 2 डीएनए से 4 डीएनए से 8 डीएनए से 16 से 32 64 कुछ भी बनवा ले। ठीक है, बस सावधानी आपको ये रखनी है कि यहाँ मीडियम नहीं बदलना है। मीडियम क्या लेना है 14N ही लेना है। अगर मीडियम बीच में 15N कर दिए तो रिजल्ट बदल जाएगा। तो बस 2 सावधानी करना है, पहला जो डीएनए हो वो क्या हो हैवी हो एक शर्त, और बीच में जो मीडियम लिया जाए वो क्या हो 14N। तो ये नियम लागू रहेगा। क्वेश्चन पूछता है कि कितने हैवी बनेंगे, कितने हाइब्रिड बनेंगे और कितने लाइट बनेंगे। 3 ही क्वेश्चन है, तो कभी भी हैवी की संख्या नहीं बतानी है, हैवी 0 ही रहेंगे। संख्या किसकी बतानी है लाइट और हाइब्रिड। तो कितने लाइट और कितने हाइब्रिड, तो ऐसे याद रखोगे हाइब्रिड 2 ही रखिएगा बस। बस टोटल कितने इसमें देख लीजिएगा, टोटल 2 हैं तो 2 ही हाइब्रिड, टोटल 4 है तो भी 2 हाइब्रिड, टोटल 8 है तब भी 2 हाइब्रिड, और टोटल 16 हैं तब भी 2 हाइब्रिड। तो हाइब्रिड हमेशा कितने रहेंगे 2 रहेंगे, बाकी जितने बचे वो क्या हो जाएंगे लाइट हो जाएंगे। जैसे यहाँ 2 बचे तो 2 लाइट, यहाँ 6 बचे तो 6 लाइट, वहां 14 बचे तो 14 लाइट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए रेशियो बता दो, हैवी रेशियो हाइब्रिड रेशियो लाइट, यहां तो कहोगे 0 2 14, या कहो 0 1 17। सॉरी 17 कहां से हो गया 7 होगा। चलो ये लिखो ई कोलाई का जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है 18 मिनट में, लेकिन ई कोलाई का मल्टीप्लिकेशन कितनी देर में होता है, तो याद रखिएगा 20 मिनट में होता है। तो अगर डीएनए को देखना है तो ई कोलाई जब डिवाइड करेगी तभी दिखाई पड़ेगा,
डबल, तो एक डीएनए से दूसरा डीएनए जाने में यहां लग जाएगा 20 मिनट, फिर यहां फिर 20 मिनट लगेगा, यहां फिर 20 मिनट लगेगा और यहां फिर 20 मिनट लगेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि टोटल 80 मिनट बाद, भाई 20 मिनट ये, 20 मिनट ये, 20 मिनट ये, 20 मिनट ये, 80 मिनट बाद स्थिति क्या होगी? तो 80 मिनट बाद स्थिति क्या होगी वो सामने दिख रहा है। चाहे कल को कहे कि 60 मिनट बाद क्या स्थिति होगी, तो 60 मिनट बाद स्थिति ये होगी, तो 40 मिनट बाद स्थिति ये होगी और 20 मिनट बाद स्थिति ये होगी। तो कितने मिनट बाद पूछेगा, इससे पिछले साल क्वेश्चन एक आ चुका है कि 60 मिनट बाद शायद क्वेश्चन पूछ लिया था। तो कितनी साइकिल हुई है? देखो 20 मिनट का मतलब एक साइकिल हो गई है, 20 और जोड़ दोगे मतलब 40 मिनट, तो 2 साइकिल हो गई हैं, 20 और जोड़ दोगे मतलब 60 मिनट 3 साइकिल, 20 और जोड़ दोगे 80 मिनट मतलब 4 साइकिल। तो एक क्वेश्चन देख लीजिए आया हुआ है, पहले एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। While proposing the double helical structure for DNA, वाटसन एंड क्रिक ने इमीडिएटली प्रपोज कर दिया था ये स्कीम ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, और उन्होंने एक स्टैंडर्ड लाइन बोली है, उसको छोड़ दीजिए। स्कीम सजेस्ट करता है कि दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे और काम करेंगे एज ए टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन। ईच डीएनए में एक पेरेंटल होगा और एक न्यू सिंथेसाइज स्ट्रैंड होगा, और इसी को कहोगे क्या? सेमी कंजर्वेटिव। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, इट इज नाउ प्रूवन दैट डीएनए रेप्लिकेट्स सेमी कंजर्वेटिवली। इट वाज फर्स्टली, सबसे पहले किसमें दिखाया गया? तो कहोगे ई कोलाई में, और बाद में हायर ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट या किसी ह्यूमन सेल में। ये काम किसने किया? तो मैथ्यू मिशेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल ने किया। और कब किया? 1958 में किया। इन्होंने पहले क्या किया? ई कोलाई को एक मीडियम जिसमें क्या पाया जाएगा? N15, और N15 के लिए 15 अमोनियम क्लोराइड ले लिया, उसमें जो नाइट्रोजन है वो कौन सा वाला है? 15 वाला है। और 15N इज क्या है? हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। इसी को ओनली सोर्स ऑफ नाइट्रोजन रखा। रिजल्ट ये हुआ कि 15N इनकारपोरेट कर गया किसमें? नए डीएनए में, या बाकी जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड थे। ये जो हैवी डीएनए मॉलिक्यूल है इसको अलग कर सकते हैं किससे? नॉर्मल डीएनए बाई कौन सा? सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेशन टेक्निक। किसमें? सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। कराइए, नोट कर लो कि जो 15N है वो नहीं है क्या? रेडियो आइसोटोप। इस नाते इसको सेपरेट करेंगे 15N से, किस आधार पर? डेंसिटी के आधार पर। बाद में इन्होंने ट्रांसफर कर दिया सेल को एक मीडियम में जिसमें क्या था? 14N वाला अमोनियम क्लोराइड था, और सैंपल लिया वेरियस इंटरवल पर। क्या लिया देखते हैं, लिखा है मल्टीप्लाई कर गया, एक्सट्रैक्ट कर दिया, रिमेन डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स। जो सैंपल मिले उनको इंडिपेंडेंटली कहाँ? सीजियम क्लोराइड में उनकी डेंसिटी मेजर किया, और डेंसिटी के बाद देखो ये स्थिति आई। जो पहला डीएनए लिए उसके दोनों स्ट्रैंड 15N के थे, और चूंकि 15N हैवी था तो सेंट्रीफ्यूगेशन, मान लेते हैं ट्यूब हम ऐसे बना लेते हैं, ऐसे ये ऐसे बनी हुई है, तो जो हैवी चीज होगी वो यहाँ मिलेगी, और जो लाइट होगी वो यहाँ मिलेगी, और जो इंटरमीडिएट होगी वो यहाँ मिलेगी। देखो हैवी यहाँ दिखाया गया, ठीक है। इसके दोनों स्टैंड ये हैं। 20 मिनट बाद जो पहला जनरेशन मिला उसमें दोनों इंटरमीडिएट थे। देखो हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड यहाँ कहीं दिखा दिया है, न यहाँ है न यहाँ है। उसके बाद फिर जब 20 मिनट गुजर गए मतलब 40 मिनट, तो देखो यहाँ मिला मतलब ये लाइट हो गया,
यहाँ मिला मतलब ये हाइब्रिड हो गया, यहाँ कुछ मिला ही नहीं, यहाँ मिलता तो क्या होता, हैवी होता। कह रहा द डीएनए दैट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर 1 आफ्टर जनरेशन, तो कल्चर 1 के बाद क्या मिला, 15N to 15N मीडियम में ले गए थे, तो 20 मिनट बाद क्या स्थिति थी, 20 मिनट बाद सिर्फ और सिर्फ क्या मिले थे, हाइब्रिड ही मिले थे। लेकिन जब डीएनए एक्सट्रैक्ट कर दिए कहाँ से, तो 40 मिनट बाद, तो 40 मिनट बाद क्या स्थिति हो जाएगी, 40 मिनट बाद दो हाइब्रिड मिलेंगे और 2 लाइट मिलेंगे, तो क्या मिल गए, इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड और लाइट डीएनए। कह रहा ऐसे ही अगर आप इसको ग्रो कराते रहे और 80 मिनट तक ग्रो करा दिए तो क्या होगा, तो अगर 80 मिनट तक ग्रो करा दोगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 क्या मिल जाएंगे, हाइब्रिड और बताओ 14 क्या मिल जाएंगे, लाइट मिल जाएंगे। वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट, बस किसने की बदल दिया, वो एक्सपेरिमेंट किसने किया, तो आंसर दोगे टाइलर और उनके साथियों ने किया, कब, 1958। बस इन्होंने यूज क्या किया था, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन टू डिटेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन क्रोमोसोम। ये याद रखिएगा, क्रोमोसोम की बात हो रही है, और किस प्लांट में, विसिया फाबा या फाबाबीन। इन्होंने क्या प्रूफ कर दिया था कि जो डीएनए है कहाँ, क्रोमोसोम, उसका भी रिप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव। हेडिंग पढ़ी है मशीनरी एंड एंजाइम, लेकिन हम लोग पहले एंजाइम पढ़ेंगे, ये पूरा पैराग्राफ एंजाइम से लिखा है, तो पहले एंजाइम पढ़ लेंगे, उसके बाद मशीनरी पढ़ेंगे। हेडिंग डलिए एंजाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। एंजाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो अगर एंजाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन पूछा जाए तो कौन सा एंजाइम बताएंगे, तो एंजाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में पहला एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, लिखते चले, चाहे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहो, चाहे अगर जल्दी में है तो सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज कहो। अच्छा, डीएनए पॉलीमरेज भी कई टाइप के होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है, 2 होता है, 3, तो अगर चूज करना पड़ेगा तो 3 लगाइएगा। तो मेन एंजाइम यही है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज या डीएनए पॉलीमरेज 3, और यही मेन एंजाइम है। मेन एंजाइम ऑफ रेप्लिकेशन। लेकिन सिर्फ इतने से काम चलेगा नहीं, कुछ और भी एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। जैसे एक एंजाइम होता है अनवाइंडेज, जो डीएनए में जो क्वाइलिंग होती है, हेलिक्स की जो क्वाइलिंग होती है उसको रिमूव करना। जो अगर डीएनए ऐसे ऐठा हुआ रहेगा तो फिर रेप्लिकेशन करना मुश्किल हो जाएगा, तो ये क्या रिमूव करता है, क्वाइलिंग ऑफ हेलिक्स। इसी की मदद करने में एक और एंजाइम है जिसका नाम हेलिकेज है। ये क्या कराता है, तो ये लिखा वही याद रखेंगे, अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स। अभी आगे पढ़ेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है, तो रेप्लिकेशन फॉर्क बनने के लिए हाइड्रोजन बांड टूटना पड़ते हैं, ये दोनों काम भी यही करता है। तो अनवाइंडिंग भी करेगा एंड, या इसको ओपनिंग ऑफ हेलिक्स भी कह सकते हो, कामा मेक रेप्लिकेशन फॉर्क।
तो रेप्लिकेशन फार्क कैसे बनेगा, ब्रेक कर देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे ये डीएनए है और बेस पेयर ऐसे लगे हुए हैं, तो ये रेप्लिकेशन फार्क बनेगा और ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे। तो रेप्लिकेशन फार्क बनाने की जिम्मेदारी भी इसी की है। चौथा एक एंजाइम इसमें लगा हुआ है, वैसे तो बहुत सारे, लेकिन एक लाइगेज याद रखो, या इसका नाम डीएनए लाइगेज भी है। और ये क्या करता है, ज्वाइन करता है डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज फ्रेगमेंट। ये डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज फ्रेगमेंट क्या होते हैं अभी आगे पता चलेंगे। तो मेन एंजाइम कौन सा है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज या शॉर्ट फॉर्म में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, यही मेन एंजाइम है। अब हमको सिर्फ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के बारे में 2-3 क्वेश्चन और पढ़ने हैं, फिर हम मैकेनिज्म पढ़ लेंगे। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में 2 बातें याद रखनी है कि पहला सवाल, ये हाईली एफिशिएंट एंजाइम है क्योंकि बहुत तेजी से पॉलीमराइजेशन करता है, और पॉलीमराइजेशन का मतलब डीएनए सिंथेसिस करता है, केवल एक दिशा में करेगा, 5' to 3'। कैसे, वो भी आगे मैकेनिज्म में आप समझ लीजिएगा। तो एक तो ये लाइन याद रखिएगा, हाईली एफिशिएंट एंजाइम है, पॉलीमराइजेशन केवल एक दिशा में करता है, 5' to 3'। इतना एफिशिएंट एंजाइम है कि लगभग 2000 बेस पेयर पर सेकंड जोड़ता है, 2000 बेस पेयर पर सेकंड, काफ़ी ज़्यादा स्पीड है। इसी नाते ई कोलाई में कितने बेस पेयर हैं, 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर हैं। इतने बेस पेयर के लंबे डीएनए को डबल करने में केवल 18 मिनट लगता है। इसका मतलब रेट निकालेंगे तो लगभग 2000 बेस पेयर पर सेकंड। एक और ख़ास बात है, ये सिर्फ तेज ही नहीं है, फास्ट तो काम करता ही है, बहुत हाई एक्यूरेट भी है, क्योंकि अगर जब आप बेस पेयर बना रहे होंगे, लगा रहे होंगे, एक भी बेस अगर आपने गलत लगा दिया तो डीएनए में क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा, और फिर उससे जीन डिफेक्ट हो जाएगा, फिर और समस्या आ जाएंगी। तो सिर्फ स्पीड नहीं है, स्पीड के साथ काफ़ी ज़्यादा क्या है, एक्यूरेट है। तो ये लिखा है एनसीईआरटी में, लिख लीजिए। डीएनए पॉलीमरेज, 3 क्वेश्चन याद करना है। पहला, पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए ओनली इन वन डायरेक्शन, एक ही दिशा में करेगा, और वो डायरेक्शन कौन सी होगी, 5' to 3', ये याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, हाईली एफिशिएंट एंजाइम है, क्यों, पॉलीमराइजेशन वेरी फास्ट, काफी तेज होता है। कितना तेज होता है, तो लगभग 2000 बेस पेयर पर सेकंड के रेट से। इस रेट से निकालेंगे तो ई कोलाई में कितने हैं,
4.6 गुणे 10 की पावर 6 बेस पेयर है और इसका पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए कंप्लीट हो जाएगा कितनी देर में? 18 मिनट में। डीएनए का पॉलीमराइजेशन 18 मिनट में पूरा होगा। बाकी सिर्फ डीएनए, ये 3 होते हैं, G1 होता है, S होता है, G2 होता है, या मान लेते नहीं होता है प्रोकैरियोट में, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन करोगे, डिवीजन अलग करोगे ना, तो डिवीजन में कुछ टाइम लगेगा, तो नेट टाइम कितना आ जाएगा? 20 मिनट का आ जाएगा। तो ई कोलाई में एक और खास बात है, हाईली एक्यूरेट होता है। कैसे पता चला? ऑल बेस इन करेक्ट सीक्वेंस। क्यों नहीं करेगा? नो म्यूटेशन। क्योंकि अगर चेंज हो गया, इफ एनी बेस पेयर क्या हो गया? चेंज, तो क्या हो जाएगा? म्यूटेशन हो जाएगा। तो ये म्यूटेशन नहीं होने देगा। पॉलीमराइजेशन या डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान एनर्जी कहां से लाएंगे? तो एटीपी से नहीं लाएंगे। और सबस्ट्रेट वाले न्यूक्लियोटाइड कहां से लाएंगे? भाई जब डीएनए बनाओगे तो न्यूक्लियोटाइड जोड़ने भी तो होंगे, तो कहां से लाओगे? तो उसका भी यहाँ छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया, वो भी देख लेते हैं। लिख लिए? तो साइड में लिख लीजिए, एनर्जी फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। एनसीईआरटी में 2 लाइनें लिखी है कि डीएनए रेप्लिकेशन एनर्जी वाइज काफ़ी महंगी प्रोसेस है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की डिमांड है। तो लाएंगे कहाँ से, वो ज़रा देख लीजिए। तो लिखिएगा ना, इधर देखिए। मान लेते हैं कि ये पेंटोज शुगर है, और मान लेते हैं कि ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, और ये 5वां कार्बन है। और पहले कार्बन पर तो नाइट्रोजनस बेस लगा होता है, तीसरे कार्बन पर OH लगा होता है, और 5वें कार्बन पर फास्फेट लगा होता है। ध्यान सुनिएगा, चूंकि ये डीएनए का है तो इसका नाम क्या होगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, या इसको ये भी कह सकते हो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड मोनो फास्फेट। बात तो एक ही है, देख लो फिर से। चाहे कहो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, अब न्यूक्लियोटाइड कह दिया तो फास्फेट बोलोगे नहीं, या तो कह दो डीऑक्सी रिबो न्यूक्लियोसाइड, अगर ये फास्फेट हटा दो तो इतना क्या है, न्यूक्लियोसाइड ही तो है। फिर आगे एक फास्फेट जोड़ो हो तो मोनोफास्फेट। इसी में एक फास्फेट और जोड़ देते हैं, इसी में एक फास्फेट और जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? डाईफास्फेट। फिर एक और फास्फेट जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? ट्राईफास्फेट। तो इसी का नाम बदल के हमको क्या लिखना पड़ेगा? इसका नाम बदल के लिखना पड़ेगा ट्राईफास्फेट। अब ध्यान सुनिएगा, ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफास्फेट है।
अब जैसे यहाँ एडेनिन जोड़ोगे तो डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहोगे, यहाँ ग्वानिन जोड़ोगे डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट कहोगे, यहाँ साइटोसिन जोड़ोगे डीऑक्सी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट कहोगे, यहाँ थाइमिन जोड़ोगे तो डीऑक्सी थाइमिडीन क्या थाइमिडीन और ट्राइफॉस्फेट कहोगे। अब ध्यान सुनिएगा, ये जो सामने स्ट्रक्चर बना है ये है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। इसमें से जो ये फास्फेट हैं, ये वाले जो फास्फेट हैं ये हाई एनर्जी हैं। तो अगर इनको तोड़ दिया जाए तो बहुत ज्यादा क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और उसी एनर्जी का इस्तेमाल कर लेंगे डीएनए रेप्लिकेशन में। तो ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, इसके 2 टर्मिनल फास्फेट आप रिमूव कर दीजिए और क्या निकालिए, एनर्जी निकालिए। तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ इतना ही तो बचेगा। ये क्या होगा, ये होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ये सबस्ट्रेट की तरीके से काम करेगा। तो घुमा फिरा करके काम की बात ये है कि जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है ये 2 काम करेगा। एक तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करेगा, कैसे, यहाँ से 2 टर्मिनल फास्फेट रिमूव करो, एनर्जी निकाल लो, और जो बचेगा वो सबस्ट्रेट के तरीके से काम आ जाएगा। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के डुअल फंक्शन है। तो डुअल फंक्शन में पहला फंक्शन क्या है, प्रोवाइड सबस्ट्रेट, और दूसरा है प्रोवाइड क्या, एनर्जी फॉर रेप्लिकेशन। अब एनर्जी कहां से लाओगे, तो रिमूव करोगे 2 टर्मिनल फास्फेट। अब लिख लो, लिख लिया। चलो देखो यहां क्या लिखा है, इन लिविंग सेल सच एज ई कोलाई प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर ए सेट ऑफ एंजाइम। ये देखो लिखा है स्पष्ट, मेन एंजाइम कौन सा है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इट यूज एज ए डीएनए टेम्पलेट टू कैटालाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड लिखा हुआ है, सिर्फ न्यूक्लियोटाइड नहीं लिखा है। These enzyme are highly efficient enzyme क्योंकि catalyze polymerization of large number of nucleotide in short time। E. coli जिसमें कितने बेस हैं, इतने बेस, जबकि हम लोगों में इतने बेस हैं। कह रहा इतने बेस का रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा कितनी देर में, 18 मिनट में। तो एवरेज रेट निकालोगे तो कितना आएगा, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। कह रहा ये सिर्फ पॉलीमराइजेशन तेज ही नहीं करता है, इसकी खास बात है कि रिएक्शन को काफ़ी ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से करता है। तो अगर कोई मिस्टेक हो गई रेप्लिकेशन में तो तुरंत क्या हो जाएगा, म्यूटेशन होगा। एनर्जी की अगर हम बात करें, एनर्जेटिकली ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो ये लाइन टिक कर लो, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। जैसे डीऑक्सी यहाँ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो सकता है, डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट हो सकता है, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट हो सकता है, और थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये 2 काम करेगा, एक ये सबस्ट्रेट की तरीके से काम आएगा और दूसरा एनर्जी देगा किसका, पॉलीमराइजेशन। कैसे, 2 फास्फेट इसके डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को रिमूव करो, क्योंकि वो है क्या, हाई एनर्जी फास्फेट। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि एटीपी। अब हेडिंग डालिए, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये मैकेनिज्म है,
कैजुअल, इसलिए आगे जगह नहीं थी। देखें, जैसे मान लेते हैं कि ये पेरेंटल डीएनए है, और पेरेंटल डीएनए में 2 स्ट्रैंड हैं। एक स्ट्रैंड वो जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' है, और एक वो जिसकी पोलैरिटी 5' to 3' है। ये दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेंगे। अब जब टेम्पलेट का काम करेंगे और डीएनए की सिंथेसिस शुरू होगी, तो ऐसा नहीं करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि 2.2 मीटर लंबा डीएनए है, ऐसा नहीं करेंगे कि पहले दोनों डीएनए पूरे अलग कर लेंगे फिर आराम से रेप्लिकेशन करेंगे, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा डीएनए ओपन करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा बनाते जाएंगे, ठीक है। तो होगा क्या, सबसे पहले किसी एक किनारे पर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे, यहाँ एक वाई शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका नाम रेप्लिकेशन फॉर्क होता है। इसका नाम रेप्लिकेशन फॉर्क। और जैसे रेप्लिकेशन फॉर्क पर नजर डालोगे, वैसे 2 चीजें दिखेंगी। एक होगा कि एक स्ट्रैंड का 3' एंड रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ, और दूसरे स्ट्रैंड का 5' एंड रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ। तो जिसका 3' एंड रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ होगा, उसमें कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है और इसी को लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और जिसका 5' एंड रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ होता है, उसमें डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है, उसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। इसकी पोलैरिटी 3' to 5' है और इसकी पोलैरिटी 5' to 3' है। तो रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ एक स्ट्रैंड का 3' है और दूसरे स्ट्रैंड का 5' है। यहाँ तक क्लियर। अब दोनों स्ट्रैंड पर नया बगल में, टेम्पलेट के बगल में नया डीएनए स्ट्रैंड बनाना है। बनाएंगे कैसे वो देखो। तो ये है 3' एंड। इस 3' एंड पर एक स्ट्रक्चर जोड़ दिया जाएगा जिसका नाम आरएनए प्राइम सम है। आरएनए प्राइम सम वो जगह होती है जहां से डीएनए का पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होता है। तो ये 3' इसी किनारे पर दिखाई पड़ा, यहीं जोड़ दिया। लेकिन इस किनारे पर तो 5' है, तो वहां नहीं जुड़ सकता है, तो फिर जुड़ेगा कैसे। तो अगर ये 5' है तो इस जगह को क्या मान लोगे, 3' मान लोगे। तो फिर इस जगह जाके आरएनए प्राइम सम जुड़ जाएगा। जिस जगह जुड़ जाएगा वहीं से नया, अब मान लेते हैं कि ये आरएनए का प्राइम सम है, ये हमने ऐसे लिख लिया। अब यहीं से न्यूक्लियोटाइड जोड़ना शुरू करेंगे ऐसे। तो एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ा, फिर दूसरा जोड़ा, फिर तीसरा जोड़ा, फिर चौथा जोड़ा, ऐसे जोड़ते जाएंगे। देखिए, एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा, 3 ही मैंने यहाँ बनाए हैं। तो अब ये जब बनना शुरू होगा तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा, 5' और इस जगह क्या माना जाएगा, 3'। तो देखो 5' से 3' की तरफ पॉलीमराइजेशन हो रहा है, 5' से 3' की तरफ पॉलीमराइजेशन हो रहा है। अच्छा, इसमें देखो, अगर ये 3' है तो इस जगह क्या माना जाएगा, इस जगह 5' माना जाएगा। तो ये भी 5' से 3' पॉलीमराइजेशन चल रहा है। तो दोनों स्ट्रैंड पर, चाहे लीडिंग वाला हो चाहे लैगिंग वाला हो, पॉलीमराइजेशन की दिशा केवल एक होगी। कौन सी, 5' to 3'। पीछे हम लोग लिख के आए हैं। अब यहाँ से शुरू किए, यहाँ तक पहुंचे तो रेप्लिकेशन फॉर्क खत्म हो गया। और ये यहाँ से शुरू किए, यहाँ तक पहुंचे तो इनका तो टेम्पलेट ही खत्म हो गया। इधर का तो टेम्पलेट कंप्लीट हो गया तो ये रुक गए, लेकिन इधर का तो अभी टेम्पलेट बाकी है ना। तो थोड़ा रेप्लिकेशन फॉर्क और ओपन कर लेते हैं, और ओपन कर लेते हैं। तो जब और ओपन करोगे तो ये ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा। लेकिन इसके सामने समस्या खड़ी हो गई। ये वाला जो प्राइम सम है उसने यहाँ तक पॉलीमराइजेशन करवा दिया था। अब नया इतना हिस्सा फिर से खुला है ना, तो अब नया प्राइम सम फिर लगेगा और यहाँ से यहाँ तक फिर पॉलीमराइजेशन करेंगे। फिर थोड़ा और खोल दीजिए, तो फिर और खोल दोगे तो इधर वाला तो कंटिन्यू जा ही रहा है सीधे। इधर वाले में फिर नया प्राइम सम लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक फिर से पॉलीमराइजेशन कर लेंगे।
तो जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5' to 3' थी, उस स्ट्रैंड का पॉलीमराइजेशन कई स्टेप में हुआ है, रुक रुक के हुआ है। पहले कहाँ से कहाँ, पहले केवल इस जगह से इस जगह तक का हुआ, दूसरी बार इस जगह से इस जगह तक हुआ, और तीसरी बार इस जगह से इस जगह तक हुआ, तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। इस नाते इसको डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज स्ट्रैंड कहते हैं। अच्छा, इधर की तरफ क्या है, इधर की तरफ एक ही प्राइम सब से एक ही प्राइम सब से लगातार क्या करते जा रहे हैं, कंटिन्यूअस। तो दो क्वेश्चन यहां पर हैं, कंटिन्यूअस सिंथेसिस और डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। क्वेश्चन केवल 4 है, एनसीईआरटी में कोई मैकेनिज्म नहीं दी है, क्वेश्चन याद रखेंगे। पहला सवाल है कि ऐसा नहीं होगा कि पूरे दोनों स्टैंड अलग कर लो फिर आराम से रिप्लिकेशन करो, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा स्टैंड अलग कर लीजिए, थोड़ा सा रेप्लिकेशन कर लीजिए, फिर थोड़ा और खोल लीजिए, फिर और रेप्लिकेशन कर लीजिए। डीएनए का वो हिस्सा जहां हेलिक्स ओपन हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे, उस जगह को हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाने के बाद, रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाने के बाद क्या होगा, तो बन जाने के बाद दो ऑप्शन है। जो 3' इंड जिसका है उसका नाम लीडिंग कर दोगे, और जिसका 5' इधर है उसका नाम लैगिंग हो जाएगा। एक और बात, जो लीडिंग वाला होगा उस पर कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगी, जो लैगिंग वाला होगा वो उसमें डिसकंटिन्यूअस। क्यों ऐसा हो गया, तो मजबूरी है, इसको 5' to 3' ही बनाना था, यहाँ से यहाँ तक बना तो लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे जब ये ओपन हुआ तो फिर हमको नया लगाना पड़ा, फिर नया लगाना पड़ा, फिर नया लगाना पड़ा। अंततः क्या होगा, ये जो 3' to 5' वाला होगा उसमें एक ही प्राइम सम से कंप्लीट पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, लेकिन जो 5' to 3' था उसमें एक ही प्राइम सम से नहीं हो पाएगा। इस वाले ने यहाँ से यहाँ तक किया, इस वाले ने यहाँ से यहाँ तक किया, इस वाले ने यहाँ से यहाँ तक किया। इसका मतलब इसमें कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस, और उसमें कैसा हो गया, कंटिन्यूअस। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। एक आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी में ये प्राइम सम रिमूव हो जाएंगे, तो जब प्राइम सम रिमूव हो जाएंगे तो यहाँ इतना टुकड़ा अलग मिलेगा, इतना टुकड़ा अलग मिलेगा, इतना टुकड़ा अलग मिलेगा, इन सब को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ते हैं किसके द्वारा, डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज का इस्तेमाल किस वाले पर करोगे, कंटिन्यूअस वाले पर कि डिसकंटिन्यूअस वाले पर, तो कहोगे डिसकंटिन्यूअस। तो 4-5 क्वेश्चन केवल लिखने पॉइंट वाइज, हम लिख रहे हैं, आप लिख लीजिए। रेप्लिकेशन फॉर्क क्या है, तो वाई शेप ओपनिंग है हेलिक्स। दूसरा, लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा है, तो कहोगे जिसकी पोलैरिटी क्या थी, 3' to 5', जो शो करता है क्या, कंटिन्यूअस सिंथेसिस। तो नहीं लगेगा, डीएनए लाइगेज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जबकि दूसरा है लैगिंग स्ट्रैंड, जिसकी पोलैरिटी क्या होगी, 5' to 3', और इसमें कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होगी। तो फिर क्या बनेंगे, स्मॉल
फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। रुक जाओ जरा बेटा, क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ जो छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, एक टुकड़ा ये बना, एक टुकड़ा ये बना, एक टुकड़ा ये बना, इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। जरा चाहे यहाँ नाम बढ़ा दीजिए। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए स्ट्रैंड बनेंगे जिनका नाम ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, और यूज हो जाएगा क्या, डीएनए लाइगेज टू ज्वाइन फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। साइड में लिख लीजिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दो लाइन है केवल यहां पर। डीएनए का रेप्लिकेशन कहीं से भी नहीं शुरू होगा, किसी एक विशेष पॉइंट से स्टार्ट होगा। जिस जगह से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा उस जगह का नाम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। फिर से सुन लेते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अकेले ना तो डीएनए रेप्लिकेशन शुरू कर सकता है और ना कहीं से भी शुरू कर सकता है, ऐसे कहीं से नहीं शुरू कर देंगे। जिस जगह से स्टार्ट करेगा उस जगह का नाम क्या होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एक लाइन लिख लीजिए। डीएनए पॉलीमरेज, बातचीत ना करें, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कैन नॉट इनिशिएट replication at any place of डीएनए। किसी जगह से नहीं शुरू कर देगा, एक क्वेश्चन। दूसरा, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट एट a specific point at डीएनए, उसी को कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। अभी तक जरा देख लो जरा, जैसे थोड़ा बहुत अगर याद हो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का, तो मान लेते ये इतना लंबा डीएनए है, इतने लंबे डीएनए में से इतना डीएनए आपका डिजायर डीएनए है, इसको आप काट के अलग कर लीजिए। चलिए काट के अलग कर लीजिए, ये इतना लंबा डीएनए काट के अलग कर लिया, ये डिजायर डीएनए है। इसको मल्टीप्लाई कराना है किसी पर्टिकुलर होस्ट के अंदर, बताइएगा नहीं? अब ध्यान से सुनिएगा, समस्या कहां से आ गई। ये मान लेते हैं हम लोगों का बड़ा सा डीएनए है, उसमें से इतना कोई हिस्सा है जिससे इंसुलिन प्रोटीन बनती है। हम चाहते हैं कि इस डीएनए को ईस्ट में इंट्रोड्यूस करा करके और उससे प्रोटीन बनवा लें, ये चाहते हैं। लेकिन हुआ क्या, जब इस डीएनए को काट करके इस पर्टिकुलर सेल में इंट्रोड्यूस किया गया
तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यही रह गया। अब आप ये बताओ, यदि इस डीएनए का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ रह गया होगा तो क्या ये यहाँ जा करके मल्टीप्लाई करेगा? नहीं मल्टीप्लाई करेगा, और अगर मल्टीप्लाई करेगा नहीं तो इंसुलिन बनेगी नहीं। तो बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस में समस्या खड़ी हो रही थी कि जो स्पेसिफिक डीएनए है उसको अगर किसी होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करते थे मल्टीप्लाई कराने के लिए, तो कभी मल्टीप्लाई करता था और कभी मल्टीप्लाई नहीं करता था। तो वैज्ञानिकों को पता चला कि जब इसको काट के लाते हैं तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वही रह जाता है, ओरिजिनल उसका जो ओरिजिनल डीएनए था। तो फिर अब क्या किया जाए? तो काम करते हैं, वेक्टर को ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? वेक्टर। वेक्टर दो काम करेगा, एक काम करते हैं इसी डीएनए को इससे साथ जोड़ देते हैं। अब यहाँ मान लेते हैं हमने इस जगह जोड़ दिया और ये इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। तो इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से जब इसका रेप्लिकेशन होगा तो साथ में इसका भी रेप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ एक एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, क्या? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? तो कहोगे वेक्टर के पास क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, और उस जब वेक्टर अपना डीएनए क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा, तो ये वाला डीएनए भी क्या हो जाएगा? रेप्लिकेट हो जाएगा। तो ये बात सिर्फ समझना है कि बायोटेक्नोलॉजी में वेक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो कहोगे इस नाते पड़ गई, अगर वेक्टर ना होता तो ये वाला डीएनए यहाँ मल्टीप्लाई कर ही ना पाता। वेक्टर में जोड़ दिया, वेक्टर की मदद से यहाँ इंट्रोड्यूस भी हो गया, और वेक्टर के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था, तो उसके रेप्लिकेशन के द्वारा हमारा वाला जो डीएनए वो भी क्या कर जाएगा? डबल हो जाएगा। तो अब लाइन लिख लीजिए, इसको कुछ नहीं लिखना था। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वेक्टर रिक्वायर होते हैं। क्यों? बिकॉज, तो एनसीईआरटी में लिखा है वेक्टर प्रोवाइड करते हैं क्या? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो स्पेशल सवाल और लिख लीजिए, डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? तो कहोगे एट एस फेज ऑफ सेल साइकिल इन यूकैरियोटिक सेल। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन कब होगा, तो बैक्टीरिया में सेल साइकिल नहीं चलती, ये यूकैरियोटिक सेल साइकिल है। तो बैक्टीरिया में कहोगे एट जस्ट प्रायर टू सेल डिवीजन इन बैक्टीरिया। एक खोल लो जरा। कह रहा है इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम many additional enzyme required to complete the process of replication with high degree of accuracy. For long DNA लिखा है two strand of DNA, ये अंडरलाइन कर लो, कैन नॉट बी सेपरेट इन इंटायर लेंथ। ऐसा नहीं करेंगे कि दोनों स्ट्रैंड पहले खोल लेंगे फिर आराम से पॉलीमराइजेशन करेंगे। क्यों? ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। रेप्लिकेशन होगा किसी एक स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, और उसको कहोगे का रेप्लिकेशन फॉर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन। कौन सा? 5' to 3'।
इससे एक समस्या खड़ी हो गई। एट द रेप्लिकेशन फॉर एक स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी क्या है 3' to 5' है, वहां तो रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस चलेगा, लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी 5' to 3' है, वहां कंटिन्यूअस नहीं चलेगा। तो क्या डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस जब सिंथेसिस होगी तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन जाएंगे, उनको बाद में जोड़ना पड़ेगा। किसके द्वारा? डीएनए लाइगेज। फिर लिखा है डीएनए पॉलीमरेज ऑन ओन अकेले ना तो शुरू कर सकता है, आल्सो रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट एट एनी प्लेस। कहीं से नहीं शुरू करोगे, एक डेफिनिट रीजन होगा जहां से स्टार्ट होगा, उसको कहोगे क्या? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। देखो इट इज बिकाज लिखा है, जहां बिकाज लिखेगा वहां एसर्शन रीजन बनेगा। देखो क्या है, चूंकि रिक्वायरमेंट है किसकी? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की। कब? अगर हम चाहते हैं कि कोई पीस ऑफ डीएनए प्रोपेगेट हो जाए किसमें? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो हमको क्या चाहिए? वेक्टर। तो वेक्टर क्यों चाहिए वो एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि वेक्टर प्रोवाइड करेगा क्या? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। नॉट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन अंडरस्टूड वेल, हम लोगों ने समझा नहीं है। यूकैरियोट में रेप्लिकेशन कब होता है? एस फेज। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन साइकिल शुड हाईली कोऑर्डिनेटेड। क्यों? अगर डिवीजन नहीं हुआ किसके बाद? रेप्लिकेशन के बाद, तो फिर क्या हो जाएगा? पॉलीप्लॉइडी। इससे क्या आ जाएगी? क्रोमोसोमल एनॉमली। इधर डायग्राम देख लो, ये 3' ये 3' ये 5', तो जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' वो कंटिन्यूअस, और जिसकी 5' to 3' वो डिसकंटिन्यूअस। इधर देखो एक ही लंबी लाइन यहाँ तक लिखी है कंटिन्यूअस सिंथेसिस, और यहाँ देखो 3 टुकड़े, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो ये पहला ओकाजाकी फ्रेगमेंट होगा, ये दूसरा ओकाजाकी फ्रेगमेंट होगा, और ये तीसरा ओकाजाकी फ्रेगमेंट होगा। हेडिंग डालिए ट्रांसक्रिप्शन। हेडिंग डालिए ट्रांसक्रिप्शन। सुन लीजिए, पहला सवाल यह है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है। तो एक लाइन में बताओगे, ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें डीएनए से आरएनए बना लिया जाए, या ऐसे कह सकते हो ये सिंथेसिस ऑफ आरएनए है। कहाँ से? डीएनए से। बात एक ही है। दूसरा सवाल है कि यहाँ भी एंजाइम लगेगा, तो कौन सा एंजाइम? तो आंसर देंगे जो बनता है वही पॉलीमरेज होता है। आरएनए बन रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज, या पूरा नाम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। एक बात, ये जो एंजाइम होता है ये बड़ा स्पेशल होलो एंजाइम होता है। ये एंजाइम अकेले काम नहीं करता है, इसके साथ कुछ को फैक्टर भी लगे होते हैं, अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एक होता है सिग्मा फैक्टर, एक होता है रो फैक्टर। जब सिग्मा फैक्टर इससे जुड़ जाता है तो ये इनिशिएशन करता है, जब रो फैक्टर इससे जुड़ जाता है तो ये टर्मिनेशन बढ़ता है, और जब कोई इससे नहीं जुड़ा है तो अकेले जब रहता है तो इलांगेशन या पॉलीमराइजेशन करता है। एक और रटने वाला ही सवाल है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज या सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज कह दिया जाए। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी 3 टाइप के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। कैसे? अगर किसी बैक्टीरिया में आरएनए बना रहे होगे तो आरएनए तो 3 बनवाने होते हैं, एक राइबोसोमल आरएनए, एक मैसेंजर आरएनए और एक ट्रांसफर आरएनए। तीनों आरएनए बनाने के लिए एक ही एंजाइम काफी है। कौन सा? आरएनए पॉलीमरेज। 1 2 3 कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जैसे हम यूकैरियोट में आएंगे, यूकैरियोट में 3 प्रकार के आरएनए बनाने हैं, एक राइबोसोमल आरएनए, एक मैसेंजर आरएनए और एक ट्रांसफर आरएनए। तो जब 3 प्रकार के आरएनए बनवाने हैं तो 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। कौन से? आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3। एक जनरल बातें हैं, फिर से सुन लेते फिर लिखिएगा। ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें
डीएनए से आरएनए बने उसका नाम ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम, सिंपली कहेंगे आरएनए पॉलीमरेज, या पूरा नाम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये एक प्रकार का होलो एंजाइम होता है, क्योंकि इसके कुछ फैक्टर होते हैं जो साथ में काम आते हैं, जिनको हम कोफैक्टर कहते हैं, जैसे सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर। यदि आरएनए पॉलीमरेज के साथ क्या लगा हो, सिग्मा लगा हो, तो ये इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन करेगा। इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ अगर रो लगा हो तो ये टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन करेगा, और अगर कुछ ना लगा हो, ये अकेले हो, तो ये इलांगेशन। अभी आगे पढ़ेंगे 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन में इसके साथ सिग्मा लगा है, इलांगेशन में ये अकेले होता है, और टर्मिनेशन में रो लग जाता है। एक और बात, किसी बैक्टीरिया में सभी प्रकार के आरएनए, मतलब चाहे राइबोसोमल आरएनए हो, चाहे मैसेंजर आरएनए हो, चाहे ट्रांसफर आरएनए हो, ये तीनों एक ही प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज से बन जाएंगे। लेकिन जैसे हम यूकैरियोट में आएंगे, यहाँ 3 प्रकार के आरएनए हैं, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। तो 3 प्रकार के आरएनए बनाने के लिए 3 अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। कौन से? आरएनए पॉलीमरेज 1 चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज 2 चाहिए, और आरएनए पॉलीमरेज 3 चाहिए। इतना लिखो पहले। ये प्रोसेस है, प्रोसेस फॉर आरएनए सिंथेसिस। कहां से? फ्रॉम डीएनए। मतलब हुआ क्या है, डीएनए से क्या बना लिए? आरएनए बना लिए। दूसरा, एंजाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एंजाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कौन सा है? तो जो बनाते हो वही पॉलीमरेज होता है। तो चाहे क्या कह दो, आरएनए पॉलीमरेज, भाई या तो पूरा नाम लिख दो, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज एक होलो एंजाइम है। क्यों? इसको चाहिए रिक्वायर फैक्टर। कौन से चाहिए? तो 2 फैक्टर इसको चाहिए, सिग्मा फैक्टर एंड रो फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन में तीन स्टेप होते हैं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एक होता है इनिशिएशन, एक होता है इलांगेशन, और एक होता है टर्मिनेशन। इनिशिएशन की जब होगा तो आप कहोगे आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर। इलांगेशन अगर होगा तो अकेले कौन काम करेगा? आरएनए पॉलीमरेज।
और टर्मिनेशन जब होगा तो आरएनए पॉलीमरेज प्लस रो फैक्टर। एक और क्वेश्चन, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पॉलीमराइजेशन या ट्रांसक्रिप्शन किस दिशा में करता है? तो ये भी 5' to 3', वो भी 5' to 3' था, ये भी क्या है 5' to 3'। काजेज पॉलीमराइजेशन ऑफ आरएनए वन डायरेक्शन, केवल एक ही दिशा है, और दिशा कौन सी है 5' to 3'। इन प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया ऑल टाइप ऑफ आरएनए सिंथेसाइज बाय सेम आरएनए पॉलीमरेज। एक ही आरएनए पॉलीमरेज से काम चल जाएगा, लेकिन इन यूकैरियोट different type of RNA synthesis by different type of RNA पॉलीमरेज। कौन सा? तो यूकैरियोट में 3 प्रकार के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। कौन किसको बनाएगा? तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट काहे के लिए है? फॉर राइबोसोमल आरएनए। अब राइबोसोमल आरएनए 3 होते हैं, 18S, 28S और 5.S, 8S। तो राइबोसोमल आरएनए 4 होते हैं, 18, 28, 5.8 और 5, उसमें से 3 यही बन गए। ये काहे के लिए होता है? फॉर प्रिकर्सर ऑफ mRNA। और प्रिकर्सर ऑफ mRNA को कहते क्या है? hnRNA कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये mRNA सीधे नहीं बनवाएगा, ये वास्तव में प्रिकर्सर ऑफ mRNA बनवाएगा। इसको कहते क्या है? hnRNA, हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। आगे पढ़ेंगे। और ये काहे के लिए है? फॉर tRNA। एंड इसके अलावा ये एक बच गया, यहाँ 5.S बन गया है, तो 5.0S राइबोसोमल आरएनए एंड SNRNA। तो ये याद कर लीजिएगा कौन क्या बनाता है। SN क्या है? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए,
और HN क्या है? हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA। तो अगर मोटा मोटा देखें तो पहला वाला राइबोसोमल बनाएगा, दूसरा वाला mRNA बनवाएगा, तीसरा वाला tRNA बनवाएगा। ठीक है, उसके स्पेशल याद रखिएगा, ये 55.0 S राइबोसोमल RNA भी बनवाएगा, snRNA भी बनवाएगा। दो क्वेश्चन और हैं। जब डीएनए से डीएनए बनता है और डीएनए से आरएनए बनता है तो क्या अंतर होता है? तो दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट अंतर हैं। जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको रेप्लिकेशन कहते हैं, और डीएनए से आरएनए बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो नाम की बात होगी, नाम अलग है तो एंजाइम भी अलग हो जाएंगे। असली चीज अंतर समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए का रेप्लिकेशन करना है तो करेंगे क्या? इधर से रेप्लिकेशन फॉर्क बना देंगे और बनाते हुए चले जाएंगे और पूरा डीएनए यहाँ तक रेप्लिकेट कर लेंगे। तब इससे भी दो डीएनए दो स्टैंड हो जाएंगे, इसके बाद भी दो स्टैंड हो जाएंगे। कहने का मतलब है होल डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन जब भी शुरू करते हैं पूरी लेंथ रेप्लिकेट करते हैं। एक स्टैंड ये, एक स्टैंड ये, पहले बना लिया क्या? रेप्लिकेशन फॉर्क। इसके बगल भी नया बनाते गए, इसके बगल भी नया बनाते गए, अंततः इसके बगल भी एक है, इसके बगल भी एक है, तो यहाँ भी एक बढ़िया पूरा स्टैंड हो जाएगा और यहाँ भी एक कंप्लीट स्टैंड हो जाएगा। लेकिन जब हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, डीएनए से आरएनए बनाते हैं, तो ऐसा नहीं करते हैं। डीएनए से आरएनए बनाने का मतलब है डीएनए के स्टैंड से आरएनए बनाओ। तो डीएनए के स्टैंड से जब आरएनए बनाओगे तो कंप्लीट लेंथ का रेप्लिकेशन नहीं करेंगे या कंप्लीट लेंथ से आरएनए नहीं बनाएंगे। केवल मान लेते डीएनए के इतने हिस्से की, मान लेते डीएनए के केवल इतने हिस्से की आवश्यकता है जिससे आरएनए बन के प्रोटीन बनना है, तो केवल इतने हिस्से का आरएनए बना लीजिए और फिर उससे प्रोटीन बनवा लीजिए। क्या पूरे डीएनए का आरएनए थोड़े बनवाएंगे? तो जब डीएनए से डीएनए बनाते हैं तो होल लेंथ की कॉपी बना लेते हैं, लेकिन जब डीएनए से आरएनए बनाते हैं तो होल लेंथ को कॉपी नहीं करते हैं, केवल उतने हिस्से की कॉपी करते हैं जितने हिस्से से हमको प्रोटीन बनवानी होती है। तो ये मेन अंतर हो गया। क्या? होल लेंथ कॉपी क्या हो गया? रेप्लिकेशन। और केवल पार्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉपी हुआ, तो ये क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। एक और अंतर देखिए, अभी पढ़े हैं कि जब डीएनए से डीएनए बनाते हैं तो ये रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है, ये स्टैंड भी टेम्पलेट का काम करता है और ये भी टेम्पलेट काम करता है। इसके बगल में भी नया बनता है और इसके बगल में भी। कहने का मतलब दोनों स्टैंड टेम्पलेट का काम करते हैं। कब? डीएनए रेप्लिकेशन। आरएनए जब बनाते हैं तो एक स्टैंड से आरएनए बनता है, दूसरे स्टैंड से आरएनए नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है वो भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अभी मोटी मोटी जो बात आप कंपेयर में देख लीजिए। क्या? अगर हम डीएनए से डीएनए बनाए तो रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनाए तो ट्रांसक्रिप्शन, कोई दिक्कत नहीं। रेप्लिकेशन में होल लेंथ ऑफ डीएनए क्या होती है? कॉपी होती है। और ट्रांसक्रिप्शन में सेगमेंट ऑफ डीएनए ही क्या है? कॉपी होता है। एक बात, रेप्लिकेशन में दोनों स्टैंड टेम्पलेट का काम करते हैं, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में एक स्टैंड टेम्पलेट का काम करेगा, मतलब उससे आरएनए बनेगा, और दूसरे स्टैंड टेम्पलेट का काम नहीं करेगा, मतलब आरएनए नहीं बनेगा। ये लिख लो पहले जरा। तो यदि डीएनए से क्या बनाओ? डीएनए बनाओ तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? रेप्लिकेशन। अच्छा, यदि डीएनए से आरएनए बनाओ तो क्या कहोगे? तो कहोगे ट्रांसक्रिप्शन। ठीक। एक बात, अब रेप्लिकेशन की अगर हम बात करेंगे
तो इसमें क्या होगा, तो दो खास बातें याद रखेंगे। होल लेंथ ऑफ डीएनए कॉपी इनटू किसमें, डीएनए, पूरी लंबाई से डीएनए बना लेंगे। यहां क्या लिखोगे, ओनली स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉपी इनटू आरएनए। ये अंतर दिखेगा क्लियर। एक अंतर तो ये है, और दूसरा है कि दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेंगे। बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए act as template for डीएनए सिंथेसिस, जबकि यहां ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए act as template for आरएनए सिंथेसिस। क्यों, तो नीचे लिखेंगे बिकॉज। अब बिकॉज को समझ लेंगे तब यहां बिकॉज लिख लेंगे। शुरू करें। तो देखो क्या समस्या आ गई। तो क्यों, देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये डीएनए है और इसमें बेस है ए टी ए सी। इधर बताओ क्या होगा, टी ए टी जी। मान लेते हैं इसकी पोलैरिटी है 3' 5', तो ये 3' to 5'। अब दोनों स्टैंड अलग कर देते हैं। ये वाला स्टैंड हमने इधर लिख लिया 3' to 5', और बेस सीक्वेंस ए टी ए सी, तो ये इधर लिख लिया 3' to 5', और इसकी टी ए टी जी लिख लिया। और अब कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। देखो ध्यान से, अगर इस डीएनए से कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाओगे और इस डीएनए से कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाओगे, ये कौन सा स्ट्रैंड है, डीएनए, ये क्या बना, आरएनए। ये कौन सा स्ट्रैंड है, डीएनए, और ये कौन सा है, आरएनए। मान लेते हैं कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बना, मान लेते हैं। तो अगर मान लेंगे तो बनाओ, तो देखो क्या बनेगा। बताओ यहां क्या लिखें, ए के रेस्पेक्ट में टी आता है ना, और टी तो आरएनए में होता नहीं, तो टी की जगह क्या लिखेंगे, तो चलो ठीक है यू लिख देते हैं। इधर टी के साथ ए आता है, तो ए तो होता है, ए हो जाएगा। फिर टी आता है तो टी की जगह यू आ जाएगा, और सी की जगह जी आ जाएगा। चलो ठीक, इधर बनाओ, टी की जगह यू आएगा। अच्छा, आरएनए पे ए तो होता है ना, तो ए लिख, जब टी लिखना हो तब टी ना लिखो,
ए की जगह टी लिखना पड़ेगा ना, टी की जगह क्या लिखेंगे, यू, टी की जगह ए लिख लिया। अब ध्यान से देखिए, एक ही डीएनए से दो प्रकार के आरएनए बने, इस आरएनए के बेस सीक्वेंस अलग है और इस आरएनए के बेस सीक्वेंस अलग है, नहीं अलग है, अलग है। अब आप सोचो, इससे अगर प्रोटीन बनेगी, उस प्रोटीन में कोई ना कोई अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा, और इस आरएनए से भी प्रोटीन बनवा लो और उसमें भी अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा। बस ये बताओ, ये दोनों सीक्वेंस सेम होंगे कि अलग? क्या होंगे? अलग होंगे। इसका जो भी सीक्वेंस होगा वो इसके सीक्वेंस से क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो क्या एक डीएनए से दो टाइप की प्रोटीन बनवा दो? एक डीएनए से एक टाइप की, पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए से एक टाइप की प्रोटीन बननी चाहिए। अगर आपने दोनों को टेम्पलेट मान लिया तो दो आरएनए बनेंगे, तो दो टाइप की प्रोटीन बनेगी। तो ये तो नियम ही फेल हो गया, एक डीएनए से दो टाइप की प्रोटीन बन गई। एक गलती ये हो गई। दूसरी गलती देखो क्या होगी, ऐसा भी तो हो सकता है, देखो जरा, इन दोनों आरएनए को अगर ध्यान से देखोगे तो ये जुड़ जाएंगे। क्यों भाई? यू का ए है, ए का यू है, यू का ए है और जी का सी, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। अब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो फ्यूज कर जाएंगे और फ्यूज करके बना लेंगे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया तो क्या प्रोटीन बनेगी? नहीं बनेगी। नो प्रोटीन सिंथेसिस। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए इसका फिर हल क्या है, इसका एक ही हल है, एक स्ट्रैंड से कहो आरएनए बनाए और दूसरे स्ट्रैंड से कहो आरएनए ना बनाए। जिस स्ट्रैंड से कहोगे आरएनए बनाओ, उस स्ट्रैंड का नाम टेम्पलेट रखोगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जिससे कहोगे ना बनाओ उसका नाम रखोगे कोडिंग स्ट्रैंड। ये वो होगा जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' और ये होगा जिसकी पोलैरिटी 5' to 3'। लिखो, चलो विकास के नीचे लिख लो। दो कारण हैं। पहला, टू टाइप प्रोटीन फ्रॉम सिंगल डीएनए फ्रेगमेंट, एक ये कारण। टू टाइप आरएनए प्रोड्यूस विद कॉम्प्लीमेंट्री बेस, तो क्या बना लेंगे? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसका हल क्या है? हल है कि फिर एक स्ट्रैंड से आरएनए बनवाइए तो एक ही आरएनए बनेगा, एक ही प्रोटीन बनेगी, उसका सीक्वेंस भी सही होगा और ये डबल स्ट्रैंड का कोई खतरा नहीं होगा।
पहला सवाल है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वास्तव में है क्या। तो अभी मैंने बताया, इतने लंबे डीएनए में से डीएनए का वो छोटा टुकड़ा जिससे आरएनए बन के प्रोटीन बननी हो, उसी छोटे टुकड़े को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। लंबे से डीएनए में से कोई छोटा पार्ट होगा जिससे आरएनए बन के प्रोटीन बननी होगी, उसी छोटे पार्ट को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है? तो रीजन ऑफ डीएनए है जो सिंथेसिस करेगा आरएनए की, और उससे क्या होगी? प्रोटीन सिंथेसिस। जितने हिस्से को हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मान रहे हैं, उतने हिस्से में कुल 3 छोटे छोटे पार्ट होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का छोटा सा हिस्सा प्रमोटर रीजन होता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का सबसे बड़ा हिस्सा स्ट्रक्चरल होता है, और फिर छोटा सा हिस्सा टर्मिनेटर होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में टोटल 3 हिस्से होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल और टर्मिनेटर। किसी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में चूंकि डीएनए है तो 2 स्ट्रैंड होंगे। एक स्ट्रैंड का नाम हम लोग टेम्पलेट रखेंगे, एक का नाम कोडिंग रखेंगे। टेम्पलेट वो होता है जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' होती है और यही आरएनए बनाता है, और कोडिंग वो होता है जिसकी पोलैरिटी 5' to 3' होती है और ये आरएनए नहीं बनाता है। ठीक, ये भी पीछे बता के आए हैं, ध्यान से सुनेंगे। इस टोटल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का वो हिस्सा इसमें कुछ बेस पेयर पाए जाएं, जैसे हमने यहाँ 5-6 बेस पेयर लिखा है, वैसे 6 बेस पेयर होते हैं। इस हिस्से का नाम प्रमोटर रीजन होता है, और प्रमोटर रीजन किसी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का वो हिस्सा होता है, इसी जगह आकर के आरएनए मान लेते ये आरएनए पॉलीमरेज है तो ये आके यहीं जुड़ेगा, और जब जुड़ेगा तो जुड़ने में सिग्मा फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज यहाँ जुड़ेगा, सिग्मा फैक्टर इसकी मदद करेगा जुड़ने में, और शुरू हो जाएगा इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो मान लेते हैं ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, और ये मान लेते हैं प्रमोटर रीजन है, और ये मान लेते हैं आरएनए पॉलीमरेज है। तो आरएनए पॉलीमरेज आकर के यहाँ जुड़ेगा, तभी इनिशिएशन होगा। लेकिन जुड़ने में किसकी मदद लेनी पड़ेगी? सिग्मा फैक्टर ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो प्रमोटर रीजन कौन सा रीजन है? तो कहोगे ये वो रीजन है जो क्या कराता है? इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कराता है। क्यों? यही वो जगह है जहां बाइंडिंग होती है किसकी? आरएनए पॉलीमरेज की। किससे? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से, लेकिन किसकी मदद से? सिग्मा फैक्टर। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रमोटर रीजन क्या काम करेगा? तो यही वो जगह है जहां आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ेगा। अब आरएनए पॉलीमरेज जिस जगह जुड़ेगा, उस जगह कोई ना कोई बेस का सीक्वेंस होगा, उस बेस सीक्वेंस वाले रीजन का नाम प्रमोटर रीजन होगा। जिस सीक्वेंस से जुड़ना होगा, वो सीक्वेंस उसको किस स्ट्रैंड पर मिलेगा? टेम्पलेट पर मिलेगा। किस पर नहीं मिलेगा? कोडिंग पर नहीं मिलेगा। या यूं कह सकते हो, जहां सीक्वेंस मिला वहां जुड़ा, उसी का नाम क्या हो गया? टेम्पलेट। और जहां सीक्वेंस नहीं मिला, वहां नहीं जुड़ा, उसका नाम क्या रख दिया? कोडिंग। एक बात, यहाँ जुड़ जाएंगे, उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। जैसे ही ये स्ट्रक्चरल रीजन में जाएगा, सिग्मा फैक्टर का साथ छोड़ देगा और अकेले क्या कराएगा? इलांगेशन या पॉलीमराइजेशन। फिर धीरे धीरे आरएनए पॉलीमरेज पहुंचेगा यहाँ तक, और जब ये टर्मिनेटर रीजन में पहुंचेगा तो आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ जाएगा रो फैक्टर, और जैसे रो फैक्टर जुड़ेगा वैसे हो जाएगा टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। कैसे? बाइंडिंग ऑफ रो फैक्टर टू आरएनए पॉलीमरेज। इसी साल आया। एक और क्वेश्चन, तो हुआ यह है कि आरएनए पॉलीमरेज आकर के जिस स्ट्रैंड से जुड़ा वही क्या हो गया? टेम्पलेट। और जिससे नहीं जुड़ा वो क्या हो गया? कोडिंग। अब जिससे जुड़ा कैसे? तो जिस स्ट्रैंड से जुड़ रहा है उस पर कोई ना कोई बेस सीक्वेंस होगा, उसी बेस सीक्वेंस को वो पहचानता था, जहां मिला वहां जुड़ गया, और कल को उसी से क्या बनाया? आरएनए बनाया। और जहां सीक्वेंस नहीं मिला, वहां नहीं जुड़ा, तो उसने आरएनए नहीं बनाया। आखिरी सवाल, यहां से लेकर के यहां तक ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, इसमें 2 स्ट्रैंड है, एक है टेम्पलेट, एक है कोडिंग।
टेम्पलेट का इधर 3 डैश इधर 5 डैश, मतलब पोलैरिटी ये है, और कोडिंग इधर 3 डैश इधर 5 डैश है। ध्यान से सुनेगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि प्रमोटर रीजन कहाँ है, तो 2 आंसर आप दोगे। देखिए ध्यान से, पहला आंसर दोगे कि स्ट्रक्चरल जीन से पहले है, तो पहले को कहते हैं अप स्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल। तो टर्मिनेटर कहाँ है, तो स्ट्रक्चरल जीन के बाद, तो बाद को डाउन स्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हकीकत में कहाँ है, तो देखो हकीकत में कहाँ है, ये है 5 डैश इंड, किसका, कोडिंग का। कोडिंग के रेस्पेक्ट में ही सारी पोजीशन बताई जाती हैं, तो ये भी कहोगे ये है 5 डैश इंड ऑफ कोडिंग स्टैंड, जबकि रियल में सीक्वेंस ये वाला है जो कहाँ पर है, टेम्पलेट स्टैंड। तो या तो आंसर दो अप स्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल, या कहो 5 डैश इंड ऑफ कोडिंग, या 5 डैश इंड ऑफ स्ट्रक्चरल। अब इधर आ जाओ, ये कहाँ है, डाउन स्ट्रीम, या कहाँ है वास्तव में 3 डैश इंड। ये 3 डैश इंड किसका है, कोडिंग का है। तो कहने को तो चूंकि कोडिंग स्टैंड का मतलब होता है ऐसा स्टैंड जो सब चीज का पोजीशन निर्धारित करे कि कौन प्रोमोटर है कौन टर्मिनेटर है। अच्छा, अगर आपसे स्ट्रक्चरल जीन में टेम्पलेट से पूछा जाए कि कोडिंग कहाँ है, और सॉरी टेम्पलेट से पूछा जाए प्रमोटर कहाँ है टर्मिनेटर कहाँ है, तो क्या बताएगा, तो टेम्पलेट कहेगा भैया हमारे 3 डैश इंड पर चले जाओ, वहीं क्या मिलेगा, प्रमोटर, और हमारे 5 डैश पर चले जाओ तो क्या मिलेगा, टर्मिनेटर। लेकिन बगल में इनसे पूछो तो बिल्कुल उल्टा बताएंगे ना, ये कहेंगे हमारे 5 डैश इंड पर क्या है, प्रमोटर, और हमारे 3 डैश इंड पर क्या है, टर्मिनेटर। अच्छा, प्रमोटर से पूछो कहाँ है, तो कहेगा देखो वास्तव में हम अप स्ट्रीम है किसके, स्ट्रक्चरल के, बाकी वो दोनों चाहे जो कह रहे हैं उससे मतलब हमारा नहीं है, हम वास्तव में कहाँ हैं, अप स्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल। और अगर इससे पूछा जाए तुम कहाँ हो, तो कहेगा डाउन स्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल। ये क्वेश्चन है, इसकी थ्योरी अगले लेक्चर पर हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ लें। बस आज इतना ही।